आदरणीय साथियों, आज दिनांक 31/5/2020 को आपका नो दी लॉ चैनल में स्वागत है। हम सीआरपीसी के प्रोविजंस पर चर्चा कर रहे हैं। 166 सेक्शन तक हमने पहले चर्चा की है। आज हम सेक्शन 167 से 176 तक की चर्चा करेंगे। अब हम ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए सीधे विषय पर आते हैं। और सेक्शन 167 क्या कहता है? सेक्शन 167 कहता है कि जब इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में पूरी ना हो तो क्या प्रक्रिया अपनानी है। तो उस पर हमने क्या करना है ये देखेंगे कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसे कस्टडी में रखा गया है और यह लगता है कि अन्वेषण 24 घंटे में पूरा नहीं हो सकता, जैसा कि सेक्शन 57 में 24 घंटे का समय निश्चित है और ये विश्वास है कि अभियोग या सूचना का आधार भी पक्का है, दृढ़ है, तो एसएचओ या सब इंस्पेक्टर से कम रैंक का कोई भी पुलिस अधिकारी केस से संबंधित केस डायरी और दोषी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। इस सेक्शन को पढ़ने के लिए हमने पीछे के कई सेक्शंस को याद करना होगा सीआरपीसी में कि ये 24 घंटे का समय कहाँ कहाँ आया। आपको याद होगा कि सेक्शन 42(3), सेक्शन 57, सेक्शन 67 और 151 को भी याद रखें, वहाँ पर भी 24 घंटे का समय आया है, 24 घंटे का जिक्र आया है। अब हम 167(2) पर आते हैं। 167(2) क्या कहता है कि वो मजिस्ट्रेट जिसके सामने दोषी को पेश किया, चाहे उसे मुकदमा सुनने की जुरिडिक्शन है या नहीं है, दोषी को कस्टडी में रखने का आदेश दे सकता है। वह अवधि कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती। डिटेंशन 1 घंटे का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, बट इट कैन नॉट एक्सीड टू 15 डेज। डिटेंशन कैन बी एक्सटेंडेड टाइम टू टाइम, ये समय समय पर बढ़ाया जा सकता है। यह जज की जुरिडिक्शन नहीं है और आगे की कस्टडी को अनावश्यक समझता है तो दोषी को उस मजिस्ट्रेट को भेजने का आदेश देगा जिसे जुरिडिक्शन है। यानी बिना जुरिडिक्शन के मजिस्ट्रेट के सामने जब किसी को पेश किया गया और वो ये समझता है कि आगे की जो है एक्सटेंशन करने के लिए वो ज़रूरी नहीं समझता, तो ही कैन फॉरवर्ड द एक्यूज टू द कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट। परंतु मजिस्ट्रेट दोषी को पीसी यानी पुलिस कस्टडी 15 दिन से अधिक दे सकता है जब उसे यह विश्वास हो जाए कि पुलिस कस्टडी दिए जाने के पर्याप्त कारण है। 90 दिन तक पीसी दी जा सकती है जब जुर्म की सज़ा मृत्यु, आजीवन या अपराध की सज़ा 10 साल से कम की ना हो। तो किन किन केसेस के अंदर 90 दिन तक की एक्सटेंड हो सकती है? जहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, डेथ पनिशमेंट हो या 10 साल से कम की सज़ा ना हो। अब कुल मिलाकर 60 दिन से अधिक की अवधि नहीं कर सकता जहां इन्वेस्टिगेशन किसी अन्य अपराध के लिए है। यानी 90 दिन या 60 दिन जैसी भी स्थिति हो की समाप्ति पर यदि अभियुक्त जमानत देने को तैयार है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा और इसे डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं। ये याद रखने की बात है और ये समझा जाएगा। मानो अध्याय 33 जो किस बात के बारे में है? प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स, जिसमें सेक्शन 436 से 450 आते हैं, उसी के तहत जमानत हुई है। 167(2) के अंदर जब डिफ़ॉल्ट बेल ली जाती है तो ये मान कर चला जाएगा कि मानो ये बेल जो है सेक्शन 436 से 450 के तहत जो प्रोविजंस हैं उनके तहत की गई है। अब सेक्शन 2G क्या कहता है? जब तक दोषी मजिस्ट्रेट के सामने प्रथम बार पेश नहीं किया जाएगा तो पुलिस कस्टडी का कोई ऑर्डर नहीं होगा। मीनिंग देयर बाई फॉर द फर्स्ट टाइम एक्यूज्ड इज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। उसके बाद हर टाइम मुलजिम का व्यक्तिगत तौर पर पेश होना ज़रूरी नहीं और इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक वीडियो लिंकेज के द्वारा भी डिटेंशन को बढ़ाया जा सकता है।
अब जो इसका सी है 2C 167 का, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट जब तक माननीय उच्च न्यायालय ने उसको विशेष शक्तियाँ या ऐसी एम्पावरमेंट नहीं दी, जो स्पेशल शक्तियाँ नहीं दी, तो वो किसी अभियुक्त को पुलिस कस्टडी नहीं दे सकता। मीनिंग देयर बाय, टू पुट इट इनटू प्लेन वर्ड्स, द सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट इज नॉट एम्पावर्ड टू गिव द पुलिस कस्टडी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि सेक्शन 167 के पैरा ए में अवधि समाप्त होगी 60 दिन या 90 दिन, तो जब तक वह जमानत नहीं देता कस्टडी में ही रहेगा। मान लिया कि 60 दिन पूरे हो गए, 90 दिन पूरे हो गए, मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया जमानत का, और वो जमानत के बेल बॉन्ड सबमिट नहीं करता, तो ही विल रिमेन इन कस्टडी। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि बेल बॉन्ड अगर 24 घंटे के अंदर सबमिट नहीं किए तो ऑर्डर पास्ड बाय द जज ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो ये बेल बॉन्ड भी 24 घंटे के अंदर अंदर सबमिट होने ज़रूरी है। अब इसके ऊपर केस लॉ आपको बताना चाहूँगा कि 2010-3 क्रिमिनल कोर्ट केसेस पेज 331 पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। ये देवेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस था। इसमें पुलिस रिमांड की बात थी कि सेकंड एप्लीकेशन पुलिस रिमांड के लिए दी गई, तो कोर्ट ने कहा कि सेकंड एप्लीकेशन इज मेंटेनेबल इफ़ मेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 डेज ऑफ अरेस्ट, यानी जो 15 दिन के पहला टाइम है जिसमें अरेस्ट किया गया है, यदि उसके दौरान दूसरी दरख्वास्त दी गई है तो इट इज़ मेंटेनेबल। वंस द पीरियड ऑफ 15 डेज एक्सपायर्स, मैजिस्ट्रेट कैन नॉट पास ऑर्डर फॉर पुलिस रिमांड। और यहाँ पर यह भी आपको बता दूं कि एक बार मुलजिम अगर जुडिशल कस्टडी में चला गया तो दोबारा से उसको पुलिस रिमांड पर नहीं लिया जा सकता। अब 2007-3 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 221 ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का जजमेंट है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस दिनेश डालमिया। इसके अंदर क्या कहा है पुलिस कस्टडी कि काउंटिंग ऑफ द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड अंडर द प्रोविजन surrender in another case cannot be treated as police custody so as to count the period. The condition is that the accused in custody of the police and so called deemed surrender in another case cannot be taken as starting point for counting the period as prescribed in the provision. अब इसके ऊपर दूसरा अगला लॉ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2012-3 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 289 सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 167 के ऊपर 167 पर व्हेन एन एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट बेल इज फाइल्ड द मेरिट्स ऑफ द मैटर आर नॉट टू बी गॉन इनटू। मेरिट पर फैसला नहीं करना, वो तो केवल ये देखना है कि चलान इज नॉट येट कम, जो आना चाहिए था 90 दिन में या 60 दिन में नहीं आया तो वो डिफ़ॉल्ट बेल का हकदार है। और मतलब वैसे तो ये मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो एक्यूट को कहे कि आप जो है ज़मानत की ले सकते हो, आपका डिफ़ॉल्ट बेल का राइट बनता है। तो 2005-3 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 466 दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला है, और वो कहता है कि ये 167 जो है ना, दिस प्रोविज़न इज़ मैंडेटरी। तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा, और मतलब तकरीबन कई हाई कोर्ट्स ने ऐसा कहा है, लेकिन ये जजमेंट जो है इसमें डिटेल में वो कहा गया है और इसमें बताया गया है कि द प्रोविज़न इज़ मैंडेटरी। तो 1994 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 257 इसको पूर्ण रूप से 263 और 264 पृष्ठ के ऊपर जो है खोल करके लिखा गया है, और इसके अंदर कहा गया है कि इनकम्प्लीट चार्जशीट, कई बार पुलिस क्या करती है कि चार्जशीट जानबूझ करके इनकम्प्लीट दे दी, और ये हो गया कि चार्जशीट आ गई, तो वो कहता है इनकम्प्लीट चार्जशीट पुलिस फाइल्ड इनकम्प्लीट चार्ज विद इन द स्टैट्यूटरी पीरियड इज इनकम्प्लीट विदाउट पेपर्स
कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 173(5) CRPC। 173(5) में ये पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है मतलब चालान के में दिए जाने अनिवार्य हैं। तो अगर उनमें से वो कंप्लीट नहीं है, द एक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज ऑन बेल अंडर डिफ़ॉल्ट क्लॉज। अगर पूरा चालान पेश नहीं किया गया तो डिफ़ॉल्ट बेल के लिए वो हकदार है। लेकिन 1997 क्रिमिनल लॉ जनरल 1798 जो इसका कलकत्ता हाई कोर्ट ने DB का जजमेंट है वो इसके खिलाफ बोलता है। और ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है, सुरेश महतो वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस था, उसके अंदर कहा है कि चार्जशीट विदाउट फॉरेंसिक रिपोर्ट बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड। अब जो है हम अगले विषय पर आते हैं। 2A क्या कहता है? जहाँ न्यायिक अधिकारी नहीं है तो पुलिस अधिकारी, कई बार ऐसा होता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी कारण से नहीं मिल पाता, तो क्या कहता है, जहाँ न्यायिक अधिकारी नहीं है तो पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक से कम पद का ना हो तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने, जिसको न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ हों, के सामने पेश करेगा और वह कारण लेखबद्ध करते हुए 7 दिन की PC दे सकता है और फिर वह एक्यूज्ड और पेपर्स को जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज देगा। अब सब सेक्शन अगला क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट डिटेंशन देते हुए अपना कारण देगा। CJM से अलग कोई भी मजिस्ट्रेट जब ऐसा ऑर्डर देगा तो अपने आदेश की प्रति कारण सहित CJM को भेजेगा। क्या बोला कि CJM से अलग कोई भी मजिस्ट्रेट, यानी द मजिस्ट्रेट अदर देन CJM इफ पासिज एनी ऑर्डर, तो वो कारण सहित अपने ऑर्डर को CJM को भेजेगा। यदि कोई समन्स केस है और 6 महीने में उसकी इन्वेस्टिगेशन समाप्त नहीं होती तो मैजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन को रोक देगा। जैसे आपको याद हो कि हमने 2-4 दिन पहले सेक्शन 151 CRPC का अध्ययन करते दफ़ा ये देखा था कि वो इन्वेस्टिगेशन टोटल की टोटल और वो 6 माह के अंदर कंप्लीट हो जानी है। इन केस दैट इज़ नॉट कंप्लीटेड द प्रोसीडिंग्स विल बी ड्रॉप्ड, ख़त्म हो जाएंगी। तो रोक देगा जब तक मैजिस्ट्रेट को कारणों से संतुष्ट नहीं किया जाता। मैजिस्ट्रेट में वेकेट द ऑर्डर सब्जेक्ट टू द बेल। और इसका अगला सबसेक्शन 6 जो है वो ये कहता है कि मैजिस्ट्रेट ने सबसेक्शन 5 के तहत फर्दर इन्वेस्टिगेशन रोक दी तो सेशन जज जो है ना आवेदन पर संतुष्ट होकर अपने अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पास किए गए आदेश को रद्द कर सकता है और आगे की जांच का आदेश दे सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक अथॉरिटी बताना चाहूँगा कि 1981 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 470 पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। ये खत्री एंड अदर्स का केस था। इसके अंदर ये कहा गया है कि लीगल एड शुड बी मेड अवेलेबल टू द एक्यूज्ड नॉट ओनली एट द स्टेज ऑफ ट्रायल बट आल्सो एट द स्टेज व्हेन द एक्यूज्ड इज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट। कई बार जो है ऐसा होता है कि मतलब कोई वकील उसका नहीं हो पाता तो कोर्ट ने यह देखना है और इस अथॉरिटी के अंदर ये कहा गया है, ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की अथॉरिटी है खत्री एंड अदर्स वाली, 1981 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 470 पर रिपोर्टेड है। इसमें यह कहा गया है कि उसको ट्रायल की स्टेज पर ही नहीं बल्कि पहली दफ़ा जब वो न्यायालय में पेश किया गया है तो उस समय भी उसको लीगल एड द्वारा मदद दी जानी है। अब 167A जो है ये नया सेक्शन केवल हरियाणा के लिए है, इंसर्ट किया गया है। प्रोसीजर ऑन अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट। हमने पीछे पढ़ा था कि अरेस्ट जो है कैन बी बाय द मैजिस्ट्रेट आल्सो।
जब मैजिस्ट्रेट ने किसी को अरेस्ट कर लिया तो यहाँ ये कहा गया है कि धारा 167 के नियम, मैजिस्ट्रेट चाहे कार्यकारी हो या न्यायिक मैजिस्ट्रेट हो, जिसके आदेश से व्यक्ति को अरेस्ट किया है, वो सारे के सारे कानून लागू होंगे। जो धारा 167 के नियम हैं वो सारे के सारे उस पर भी लागू होंगे। अब 168 क्या कहता है? अधीनस्थ पुलिस अधिकारी जिसने अन्वेषण किया अपनी रिपोर्ट एसएचओ को पेश करेगा। जैसे एसएचओ ने मार्क कर दिया केस उप निरीक्षक को, एएसआई को, हौलदार को, तो जिसने भी वो अन्वेषण पूरी की उसके बाद ही विल सबमिट हिज रिपोर्ट टू द एसएचओ। ये सेक्शन 168 कहता है। अब 169 क्या कहता है कि जब साक्ष्य अपर्याप्त हो, जब सफिशिएंट एविडेंस ना हो किसी मुलजिम को दोषी मान करके अदालत में पेश करने का, तो उस हालात में क्या होगा? मैजिस्ट्रेट उसे विद और विदाउट श्योरिटी छोड़ देगा। और विद और विदाउट श्योरिटीज की क्या बात आई? जब पुलिस कहती है कि इसके खिलाफ कोई ग्राउंड नहीं बनता है, पर्याप्त ग्राउंड्स हैं कि ये दोषी नहीं है, तो फिर क्या है? फिर भी मतलब श्योरिटीज़ और विद श्योरिटीज़ की बात और विदाउट श्योरिटीज़ की बात कहाँ से आ गई? इसलिए कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन में यदि वो दोषी पाया जाता है तो ही उसकी ज़रूरत हुई तो वो ट्रायल के विचारणे हेतु बुलाया जा सकता है, तो वो पेश होगा। ये बात इसलिए जो है यहाँ पर आई। अब 170 क्या कहता है? ये तो था अपर्याप्त साक्ष्य न होने पर, अब वो है पर्याप्त साक्ष्य होने पर। जब पर्याप्त साक्ष्य होगा तो फिर क्या करेगा? पुलिस अधिकारी दोषी को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा और अपनी पुलिस रिपोर्ट भी साथ में पेश करेगा। यदि अपराध जमानती है तो नियत तिथि पर पेश होने का मैजिस्ट्रेट आर्डर दे देगा कि ठीक है, यू अपीयर ऑन सच एंड सच डेट, नेक्स्ट डेट जो है ये होगी। अब 170 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि जब दोषी से सिक्योरिटी लेकर छोड़ दिया, वेपन और दूसरी चीज़ जो मैजिस्ट्रेट को पेश करनी होंगी उसको तो छोड़ दिया, जो वेपन है या दूसरी चीज़ उस दोषी से रिकवर की गई हैं, दोज आर टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट। और शिकायतकर्ता और गवाह को भी पेश करेगा, लेकिन ये कभी नहीं होता। जैसा कि मैंने अपने जीवन में देखा है कि कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस आर नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट एट द वेरी टाइम व्हेन द चालान इज देयर। तो वो कहता है कि शिकायतकर्ता और गवाह को भी पेश करेगा और उन्हें भी साक्ष्य देने के लिए बंद पत्र देना होगा, सिक्योरिटी देनी होगी कि मतलब हम ये बॉन्ड देना होगा कि वी विल अपीयर बिफोर द कोर्ट एज एंड व्हेन वी आर रिक्वायर्ड। तो अब जो है सेक्शन 171 की तरफ हम आते हैं। 171 क्या कहता है? कंप्लेनेंट एंड विटनेस इज नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी पुलिस ऑफिस एंड नॉट टू बी रेस्ट्रेंट। अब ये सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट सा है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे कि क्या है कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि कई बार जो है गवाह जो है आता है और मतलब दूसरी पार्टी के बदमाश उसको उठा लेते हैं और रास्ते में रोक लेते हैं और वो अदालत में पेश नहीं हो पाता। यहाँ पर जो है इस सेक्शन ने मनाही दी है। ये सेक्शन क्या कहता है कि गवाह या शिकायतकर्ता जो न्यायालय जा रहा है, पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। इस सेक्शन ने मनाही कर दी। ना ही उन्हें अनावश्यक रूप से रोका जाएगा या असुविधा दी जाएगी, ना ही उनसे अपनी हाजिरी के सिवा कोई प्रतिभूति ली जाएगी। यदि कंप्लेनेंट और विटनेसेस धारा 170 के तहत बंद पत्र एग्जीक्यूट नहीं करता तो पुलिस अधिकारी उसे मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा और जब तक रेस्ट्रेन रहेगा जब तक वो बंद पत्र एग्जीक्यूट नहीं करेगा या केस बंद नहीं हो जाता। तो ये था धारा 171। अब हम 172 की तरफ आते हैं। 172 क्या कहता है? डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन। अन्वेषण अधिकारी
रोज़ की कार्रवाई अपनी डायरी में केस शुरू होने से लेकर केस ख़त्म होने तक लिखेगा। किस जगह गया, क्या क्या काम किए, किस किस के बयान 161 के तहत लिखे। डायरी जल्द के रूप में होगी और इसकी पेजिंग होगी। अब अगला कहता है कि मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के अधीन पुलिस डायरी मांग सकता है, यानी मजिस्ट्रेट कैन चेक इट। और इसके ऊपर सेक्शन है 159 एविडेंस एक्ट। आगे इसमें क्या कहा है कि एक्यूज और हिज एजेंट, एक्यूज नॉर हिज एजेंट शैल बी लायबल टू कॉल डायरीज। मुलजिम को या उसके एजेंट को यानी वकील को डायरी मांगने का कोई हक नहीं होगा। यदि पुलिस अधिकारी अपनी यादाश्त के लिए प्रयोग करता है तो कोर्ट कैन कंट्राडिक्ट दैट, कोर्ट उसको चेक कर सकती है और 161 के बयान और 145 के तहत जो है उसको कंट्राडिक्ट करने हेतु कोर्ट उपयोग में ला सकती है। ये सेक्शन 172 कहता है। इसको 159 एविडेंस एक्ट के साथ पढ़ा जाना चाहिए। अब सेक्शन 173 क्या कहता है? रिपोर्ट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई तो पुलिस की रिपोर्ट, जिसको हम चालान भी कहते हैं, वो अदालत में पेश किया जाएगा। अब उसमें क्या कहता है कि इस अध्याय के अधीन किया जाने वाला प्रत्येक अन्वेषण बिना देरी के पूरा किया जाएगा। पहली बात इसमें ये कही। दूसरी क्या कहता है कि आईपीसी की धारा 376 ए, 376 ए बी, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डी ए, 376 डी बी और 376 की इन्वेस्टिगेशन 2 माह के अंदर उस तिथि से जिसको एसएचओ ने रिपोर्ट रिकॉर्ड की थी पूरी करनी है। अब जैसे ही कार्य इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है तो थाना प्रभारी यानी एसएचओ मजिस्ट्रेट को चालान जो सरकार द्वारा दिया गया प्रारूप है यानी परफॉर्मा है उसको भरते हुए उसके अनुरूप मजिस्ट्रेट के सामने संज्ञान हेतु प्रस्तुत करेगा। अब चालान के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट होंगे, क्या क्या काम करना अनिवार्य है कि उसके अंदर जो है पार्टीज के नाम दोनों के दिए होंगे, कौन कंप्लेनेंट है, कौन दोषी है। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन होगी कि किस तरीके से सूचना मिली, वो सारा का सारा डिटेल होगा। पार्टी गवाहों के नाम होंगे। वेदर द ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड इफ सो बाय हुम, ये भी उसके अंदर लिखा जाएगा कि ऑफेंस जो है उसकी नज़र में जो कमिट हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है। और अगली बात ये भी होगी कि वेदर द एक्यूज्ड हैज़ बीन अरेस्टेड और नॉट, यदि अरेस्ट कर लिया है तो वो जमानत पर है या नहीं, बेल बॉन्ड उसने सबमिट कर दिया है। और इस तरीके से जहाँ अन्वेषण उन्हीं धाराओं के तहत जिसका 173 में जिक्र है, जिसमें आईपीसी की धारा 376 आदि का मैंने जिक्र किया है, तो पीड़िता स्त्री की चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट भी लगाई जाएगी और इस सारी कार्रवाई की सूचना आईओ उस व्यक्ति को देगा जिसने पहली रिपोर्ट पुलिस को दी थी, यानी कंप्लेनेंट को भी सूचित किया जाएगा कि वह चालान पेश कर दिया गया है। अब जो 173(3) की बात हम करते हैं, यदि धारा 158 के अधीन कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यानी सुपीरियर पुलिस ऑफिसर नियुक्त किया है तो वह किसी मामले में साधारण या विशेष आदेश दे सकता है। वह एसएचओ को मुकदमे के मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होने तक फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भी दे सकता है, किंतु वह रिपोर्ट उसी सीनियर पुलिस ऑफिसर द्वारा पेश होगी हु हैज़ बीन डेप्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। अब 173(4) क्या कहता है? यदि भेजी गई रिपोर्ट से ये लगता है कि दोषी को उसके बॉन्ड पर छोड़ दिया गया है
तो मैजिस्ट्रेट उस बॉन्ड को डिस्चार्ज कर देगा, यानी पुलिस ने बॉन्ड पर छोड़ रखा है तो उसको डिस्चार्ज कर देगा और ऐसा ऑर्डर कर सकता है जो वो ठीक समझे, यानी अपने पास बॉन्ड ले सकता है। अब 173(5) क्या कहता है? जब रिपोर्ट से ये लगे कि इस मामले में धारा 170 लागू होती है, तो 170 क्या है कि केसेस टू बी सेंट टू मैजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशेंट। 169 में तो था ना इनसफिशिएंट एविडेंस है, 170 में क्या था? जब सफिशेंट एविडेंस है। तो जब ये लगे कि 170 धारा लागू होती है, यानी सारे सफिशेंट एविडेंस है, तो पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट के साथ दस्तावेज भी देगा, और वो सारे दस्तावेज जो मुकदमे के लिए सुसंगत हैं, रेलेवेंट हैं, और उन दस्तावेज से जो कोई अलग है जो मैजिस्ट्रेट को पहले भेज दिए हैं, यानी सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैव ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट, तो उनसे अलग जो दस्तावेज हैं वो चालान के साथ पेश किए जाएंगे। धारा 161 के बयानों की कापी भी दी जाएगी। अब 173(6) क्या कहता है? कोई ऐसा दस्तावेज जिसे पुलिस अधिकारी ये समझता है कि वह कार्रवाई में रेलेवेंट नहीं है और फाइल पर आ गया, तो न्याय हित में अनिवार्य नहीं है या लोक हित में ठीक नहीं है, तो मैजिस्ट्रेट से वो निवेदन करेगा कि इस भाग को एक्यूज्ड को ना दिया जाए और इसको दोषी को दी जाने वाली प्रतियों से निकाल दिया जाए। तो मैजिस्ट्रेट कैन डू इट, वो ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है। अब 173(7) क्या कहता है कि जहां इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये समझता है कि दोषी को कापियां दी जानी सुविधापूर्ण है, वह सभी या किन्हीं डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज की प्रतियां उसको दे सकता है। अब 173(8) क्या कहता है? दिस सेक्शन इज आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट, कि इस धारा की कोई भी बात किसी अपराध के बारे में रिपोर्ट भेजे जाने के बाद, यानी 173(2) में हम रिपोर्ट देते हैं, 173 चालान दिए जाने के बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन रोक से वाली नहीं मानी जाएगी, यानी रोकने वाली नहीं मानी जाएगी। जहां थाना प्रभारी को कोई मौखिक या दस्तावेजी सबूत मिले तो वह अतिरिक्त रिपोर्ट दे सकता है। 173(2) में रिपोर्ट दे दी और उसके बाद में सबमिट करने के बाद, चालान सबमिट करने के बाद कोई ज़बानी या लिखित गवाही ऐसी आपके उसमें आती है कि जो मुकदमे के निपटान के लिए ज़रूरी थी, तो एडिशनल चालान कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट, अतिरिक्त चालान दिया जा सकता है। और ये सारी कार्रवाई 173(2) के तहत ही मानी जाएगी और इसी तरीके से इस पर 173(2) लागू होगा। इसके ऊपर केस ला है 2002 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 397, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला है, विकास गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और इसके अंदर क्या कहा गया है 173(8) पर कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन आफ्टर चालान इज पुट अप, परमिशन ऑफ कोर्ट इज रिक्वायर्ड बाय पुलिस वेयर इट सीम्स टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो हमारा हाई कोर्ट कहता है कि इस मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन अगर करनी है तो कोर्ट की परमिशन अनिवार्य है। किंतु 2015 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस इलाहाबाद डीबी ने ये कहा है अमरनाथ पांडे वर्सेस स्टेट के केस में कि नहीं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लॉ डज नॉट मैंडेट टेकिंग ऑफ प्रायर परमिशन। अब दो हाई कोर्ट्स का डिफरेंट डिसीजन आ गया, तो इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट कि वो किसको माने। लेकिन इसी के ऊपर मैं आपको एक अथॉरिटी बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है। 2009 दो क्रिमिनल कोर्ट केसेस 721, इस अथॉरिटी के अंदर क्या कहा गया है? ये रामचंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की अथॉरिटी है। इसमें कहा गया है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन और री इन्वेस्टिगेशन दो शब्द हैं, तो दोनों शब्दों को पूर्ण रूप से एक्सप्लेन किया है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन और री इन्वेस्टिगेशन क्या है।
वो कहता है कि कैरिंग आउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इवन आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट इज स्टैट्यूटरी राइट ऑफ द पुलिस। कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं, लेकिन री इन्वेस्टिगेशन विदाउट परमिशन इज प्रोहिबिटेड while further investigation is permissible। अब जो है हम आते हैं सेक्शन 174 पर। सेक्शन 174 क्या कहता है? पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड एक्सेट्रा। जब एसएचओ या पुलिस ऑफिसर जो स्पेसिफिकली एम्पावर्ड है स्टेट के द्वारा, उनको जब कोई सूचना मिलती है कि एक आदमी ना आत्महत्या कर ली या किसी ने किसी को मार दिया या किसी ने किसी की जान ले ली या जानवर द्वारा या मशीनरी द्वारा दुर्घटना हो गई और आदमी मर गया, तो ऐसी परिस्थितियों में उस कोई आदमी जब मरा है तो मृत्यु की जांच पड़ताल करके मैजिस्ट्रेट यानी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को सूचना देगा। उस स्थान पर भी वो जाएगा जहां मृत व्यक्ति का शरीर है, पुलिस वाला, और पड़ोस के 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की हाजिरी में जांच करेगा, अन्वेषण करेगा और उसकी बॉडी पर पाए गए घाव, नील, शरीर पर जो भी निशान है वो सारे के सारे उनका वर्णन जो है करेगा। इसको हम मृग रिपोर्ट भी कहते हैं। 174 की रिपोर्ट को हिंदी में मृग रिपोर्ट भी कहते हैं। और वो रिपोर्ट हाजिर व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाकर मजिस्ट्रेट या डीएम को भेज दी जाएगी। यदि, अब इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर, यदि मामला स्त्री की मृत्यु का है जो विवाह के 7 साल के अंदर मरी है, शादी के 7 साल के अंदर मरने पर किसी रिश्तेदार की दरखास्त पर भी ये कार्रवाई हो सकती है, या मृत्यु के कारणों के बारे में कोई संदेह है, मरी है या मारी गई है, तो भी ये जांच हो सकती है। किसी अन्य कारण से पुलिस अधिकारी अगर ठीक समझता है तो सरकार के नियमानुसार सिविल सर्जन या मेडिकल ऑफिसर से परीक्षण करवाएगा। यदि मौसम खराब है, लाश को दूर के स्थान पर ले जाना है और वहाँ जाने से लाश सड़ सकती है, तो नियरेस्ट सिविल सर्जन या नियरेस्ट मेडिकल ऑफिसर से भी ये करवाया जा सकता है। और डीएम, एसडीएम या स्पेशल एम्पावर्ड मजिस्ट्रेट इस मामले में मृत्यु की समीक्षा करने के लिए एम्पावर्ड है। अब जो है सेक्शन 175 की बात हम करते हैं। 175 क्या कहता है? इस सेक्शन के तहत 174 की कार्रवाई करने वाला पुलिस ऑफिसर 2 या 2 से अधिक दोषियों को आदमियों को अन्वेषण के प्रयोजन के लिए या उन व्यक्तियों को जो उस मामले से परिचित हैं उनको लिखित आदेश देगा और लिखित आदेश के द्वारा उनको समन कर सकता है, किंतु उनको स्वयं के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि नोबडी कैन बी कंपेल्ड टू मेक द स्टेटमेंट अगेंस्ट हिज ओन पर्सन। अब जो है 176 जो है क्या कहता है? 176 कहता है जब मामला 174 की धारा 3(1) क्या थी कि विवाह के 7 साल के अंदर आत्महत्या करना। 3(2) जब परिस्थितियों से ये दिखाई देता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने अपराध किया है, तो उस मृत्यु के कारण की जांच पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाने वाले इन्वेस्टिगेशन की बजाय निकटतम मजिस्ट्रेट करेगा और उसको वो सारी शक्तियाँ होंगी जो किसी अपराध की जांच में होती हैं। जब कोई आदमी मर जाए या गायब हो जाए या औरत के साथ बलात्कार हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जब वह स्त्री या पुरुष पुलिस कस्टडी में है, तो पुलिस द्वारा की गई जांच के अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट या एमएम जो भी स्थिति है, एमएम के माने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जैसी भी स्थिति है वो जांच करेगा। अब मजिस्ट्रेट गवाही लेगा, यदि ज़रूरी है तो गाड़ी गई लाश
उसको भी भूमि खुदवा कर निकलवाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करवा सकता है। तो इस जांच में मजिस्ट्रेट यदि मजिस्ट्रेट इस जांच में मृतक के जो रिश्तेदार हैं उनको भी, अगर उसको नाम पते का ज्ञान है, तो सूचना देगा और जांच में हाजिर रहने के लिए अनुमति देगा। अब न्यायिक मजिस्ट्रेट, एमएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर आदमी की मृत्यु के 24 घंटे के भीतर निकटतम सिविल सर्जन या अन्य क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर से बॉडी का पीएमआर कराएंगे। ये 24 घंटे आशय में दिया है और इसमें एक्सप्लेनेशन दी है रिलेटिव की, क्योंकि अभी इसमें जो ऊपर आया कि रिलेटिव को सूचना देंगे, तो रिलेटिव के माने कौन है कि पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, उसका भाई है, सिस्टर है, मतलब पति है, पत्नी है, यानी स्पाउस, उनमें से किसी को भी सूचना दी जा सकती है। इस प्रकार आज हमने चैप्टर 12 के सेक्शन 167 से 176 पर चर्चा की। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मैं आशा करूँगा कि आप इसे लाइक करें और नो द लॉ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।